नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। जेवर एयरपोर्ट का आगामी 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे और इसके पहले इस पूरे इलाके को अभेद्य किले में बदल दिया गया है। बस अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर पहुंच रहे हैं, तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। हमारी संवाददाता नेहा बाथम वहां मौजूद है। सीधे आपको लिए चलते हैं नेहा के पास और देखते हैं कैसी है शिलान्यास की तैयारी। नेहा, बताइए क्या चल रहा है, किस तरह की तैयारियां, क्या कुछ हो रहा है वहां पर अभी? सबसे कुछ ही पलों के बाद यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचने वाले हैं तैयारियों का जायजा लेने। जाहिर तौर पर एक बड़ा और भव्य मौका होने वाला है जब 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों यहाँ पर शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। 2 फेजेस में दरअसल इस एयरपोर्ट को बनाने की तैयारी है। फेज 1 जिसमें 2 एयर पट्टियों का निर्माण किया जाएगा, फेज 2 जिसमें 6 और एयर पट्टियों का निर्माण किया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर 8 एयर स्ट्रिप्स का निर्माण। इससे आप समझ सकते हैं कि कनेक्टिविटी कितनी बेहतर होने वाली है आने वाले समय में, न सिर्फ नोएडा के लिहाज से, दिल्ली के लिहाज से, बल्कि जो पूरा ईस्टर्न टेरिटरी है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से इसे जोड़ने की तैयारी है, यहाँ तक कि रेलवे कॉरिडोर से, और साथ ही मेट्रो से किस तरीके से इस एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा, इसकी तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। लेकिन ये समझना बेहद दिलचस्प है कि दरअसल चुनाव के लिहाज से ये एयरपोर्ट कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। हाल ही में हमने देखा था कुछ ही दिन पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया। अब उसके बाद ये बड़ा फोकस पॉइंट रहने वाला है 25 तारीख को इस जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास, यानी कि एक और अचीवमेंट योगी सरकार के नाम, प्रधानमंत्री के नाम, और ऐसे अचीवमेंट की लंबी चौड़ी फहरिस्त है दरअसल सही, जहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका शिलान्यास या फिर उद्घाटन करेंगे आगामी चुनाव से पहले। बहुत धन्यवाद नेहा, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम दोबारा आपके पास आएंगे। और उससे पहले देखिए कितना अद्भुत शानदार ये एयरपोर्ट बनने वाला है। 2023 हालांकि इसका लक्ष्य रखा गया है कि बनके तैयार हो जाएगा। Spread over 5,000 hectares, this massive airport is touted to have maximum number of airstrips in India, 6 to 8. And once complete, this infrastructure marvel will catapult the region. ये वो प्लान है एयरपोर्ट का जो इस समय आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश भारत में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र राज्य बनने की तरफ अग्रसर है और इस बार दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। 25 नवंबर को गौतम बुद्ध नगर यानी कि जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। इस दौरान नरेंद्र मोदी, ये जो इस वक्त प्लान आप देख रहे हैं, ये वो हवाई अड्डा है जिसकी आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस अब से कुछ ही देर में जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। इसे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी माना जा रहा है। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जबरदस्त एक्शन दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पार्टी अध्यक्ष, खुद मुख्यमंत्री लगातार मिशन 300+ में जुटे हुए हैं। बैठक पर बैठक, दौरे पर दौरे, यूपी के चुनावी रण में बीजेपी का रथ पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। दिग्गजों को सांस लेने की फुर्सत नहीं है। चुनावी हथियारों की धार इस कदर माजी जा रही है कि विरोधी पर एक वार के बाद दूसरे वार का मौका ही न आए। बूथ स्तर पर बाजी कैसे बिछानी है, नड्डा अपने कार्यकर्ताओं को इसका गुरुमंत्र दे रहे हैं। आज कानपुर में बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक, कार्यकर्ताओं को मिशन 300+ पर गुरुमंत्र। सोमवार को गोरखपुर में बूथ अध्यक्षों की बैठक, सोमवार को लखनऊ में कोर कमेटी की बैठक। हम राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, वो परिवारवाद से प्रेरित है। हम राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, वो वंशवाद से प्रेरित है। हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास
उनका खुद का विकास, अपने परिवार का विकास, अपने भाई ताऊ चाचे का विकास, अब तो चाचे का भी विकास छूट गया है। लेकिन यूपी में 2 दिनों के सियासी कवायद का आगाज नड्डा ने बाबा गोरखनाथ के आशीर्वाद के साथ किया। बीजेपी के केंद्रीय तिकड़ी यूपी को लेकर किस कदर संजीदा है, देखिए। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री ने सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसके बाद 19 से 21 नवंबर तक वो फिर से यूपी में रहे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने 12 नवंबर को लखनऊ में पार्टी की बड़ी बैठक की। अगले दिन वो आजमगढ़ में अखिलेश को चुनौती देने पहुंचे। वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा 22 नवंबर को गोरखपुर में थे, तो आज कानपुर में पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ की भक्ति को दिल्ली वालों की शक्ति का साथ मिला तो विरोधियों पर प्रहार और भी तेज हो गया। यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर शक्ति के साथ सरकार निपटना भी जानती है। भक्ति और विकास के साथ साथ लंच डिनर पॉलिटिक्स की अहमियत भी अपनी जगह है। इसी सिलसिले में गोरखपुर दौरे पर नड्डा और सीएम योगी नजदीकी गांव में एक राजभर परिवार के घर भी पहुंचे। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा और गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। अब खबर अरविंद केजरीवाल के मिशन पंजाब की। क्या केजरीवाल का दिल्ली मॉडल आम आदमी पार्टी को जितवा देगा पंजाब? कल दिल्ली ही की तरह लुधियाना में केजरीवाल ऑटो रिक्शा चालकों से मिले। एक ऑटो रिक्शा चालक के घर उन्होंने खाना खाया। पंजाब में नकली केजरीवाल, चन्नी की नीयत पर उठे सवाल। ऑटो का सफर, चंडीगढ़ की मंजिल। पंजाब में इस बार केजरीवाल कुछ कर गुजरना चाहते हैं, इसलिए उनका आजमाया हुआ और कामयाब नुस्खा पंजाब में सड़क सड़क दौड़ता दिख रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को यह एहसास है कि उनका नाम एक अलहदा सियासी ब्रांड बन चुका है, लिहाजा वो इसे पंजाब में भी जमकर भुना रहे हैं। मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा हूं, आजकल पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। अपने मिशन पंजाब के सिलसिले में कल दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लुधियाना में थे। यहां ऑटो संवाद कार्यक्रम में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों का दर्द सुना और रात में डिनर के लिए पहुंच गए एक ऑटो वाले के घर। ये तस्वीर ऑटो रिक्शा चालक दिलीप तिवारी के घर की है। अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के सांसद भगवंत मान और विधायक हरपाल चीमा के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया। जब ऑटो ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स के साथ हमारा मीटिंग हो रही थी हम लोगों की, तो वहाँ पे दिलीप तिवारी भी थे, ऑटो चलाते हैं। इन्होंने खड़े होके मुझे इनवाइट किया कि आप हमारे घर आइए खाने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा। ये उनकी वाइफ हैं और अभी मैं उनके घर पे खाने के लिए आया। मैं भगवंत मान और चीमा साहब हम तीनों खाने के लिए आए। बहुत इनके पूरे परिवार से मिले, बहुत अच्छा लगा। ऑटो चालक दिलीप ने केजरीवाल को डिनर का न्योता उस वक्त दिया जब दिल्ली के सीएम ऑटो संवाद कार्यक्रम में ऑटो रिक्शा चालकों के साथ बातचीत कर रहे थे। मैं एक ऑटो वाला ही हूँ सर। आप ऑटो वालों की बहुत हेल्प करते हो सर। आप हमारे गरीब के ऑटो वाले के घर खाना खाने चलोगे सर? सर मैं दिल से आपको इनवाइट कर रहा हूँ। जरूर आएंगे आज रात को। या ठीक है सर।
सर मैं आपको अपने ऑटो से ही ले जाना चाहता हूँ। आज रात को सर भगवंत को ले आऊं? आज ही भगवंत को ले आऊं? सर जरूर। और चीमा साहब, हम तीनों आएंगे। ठीक है सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। वादे के मुताबिक केजरीवाल दिलीप के ऑटो से ही उसके घर गए और खाना भी खाया। इससे पहले केजरीवाल ने ऑटो चालकों को भरोसा दिया कि पंजाब में आपकी सरकार बनने पर दिल्ली के ऑटो चालकों की तरह पंजाब के ऑटो और टैक्सी चालकों की समस्याओं का ठोस समाधान पहले के आधार पर करेंगे। इस मौके पर केजरीवाल ने एक मौका केजरीवाल पोस्टर की लॉन्चिंग की और खुद अपने हाथ से एक ऑटो पर चस्पा किया। ये इत्तेफाक है या कुछ और, जिस दिन केजरीवाल ऑटो वालों से मिल रहे थे उसी दिन लुधियाना अनाज मंडी में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने ऑटो वालों से मुलाकात कर चाय की चुस्की ली। केजरीवाल पहले ही ताना मार चुके थे कि चन्नी की सियासत नकली वाली है। मंजीत सहगल के साथ पंकज जैन, लुधियाना आज तक। वैसे तो कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने पर तुले नेताओं की सूची काफी लंबी है, मगर आज दो नेताओं की चर्चा जोरों पर है। ये हैं मनीष तिवारी और मणिशंकर अय्यर। तो सबसे पहले बात मनीष तिवारी की, जिन्होंने अपनी किताब में लिखा कि 26/11 मुंबई हमले के बाद उनकी ही कांग्रेस सरकार ने ताकत नहीं कमजोरी का परिचय दिया था। उनकी सरकार को पाकिस्तान पर जवाबी सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए थी। छब्बीस नवंबर 2008 की मनहूस शाम को भला कौन भूल सकता है। पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया और 60 घंटे तक चले तांडव में 166 लोगों की जान चली गई। पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई को जो जख्म दिए थे उसे मुंबई हमले की 13वीं बरसी से ठीक पहले आई एक किताब ने फिर से कुरेद दिया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी नई किताब में मुंबई हमले को लेकर उस वक्त की अपनी ही मनमोहन सरकार पर वार किया है। 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स नाम की अपनी किताब में मनीष तिवारी ने लिखा है, एक ऐसा देश जिसे सैकड़ों निर्दोष लोगों का क्रूरता से नरसंहार करने का कोई पछतावा नहीं, उसके सामने संयम का परिचय ताकत का संकेत नहीं है, इसे कमजोरी की निशानी समझा जाता है। ऐसा वक्त आता है जब कार्रवाई शब्दों से ज्यादा बोलती है। 26/11 ऐसा ही वक्त था जब ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए थी। इस कारण ये मेरी मानी हुई राय है कि भारत के 9/11 के बाद के दिनों में भारत को तीव्र जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। मुंबई हमले में अपनी सरकार को कमजोर बताकर मनीष तिवारी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस बुक बम से कांग्रेस में हड़कंप मच गया। अनुशासन समिति के अध्यक्ष AK एंटनी फौरन सोनिया गांधी से मिलने पहुंच गए। आनंद शर्मा भी बैठक में मौजूद थे। वहीं मनीष तिवारी अपनी किताब पर इतरा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी चौथी किताब जल्द बाजार में होगी। 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स। ये किताब बीते 2 दशकों में भारत के सामने आई राष्ट्रीय सुरक्षा की हर बड़ी चुनौती का निष्पक्ष विश्लेषण करती है। मनीष तिवारी की यह निष्पक्षता कांग्रेस पर भारी पड़ रही है, क्योंकि बीजेपी को उस पर गोले दागने के लिए कंधा तो मनीष तिवारी का ही मिल गया है। बीजेपी उनकी किताब को कांग्रेस की विफलता का कबूलनामा करार दे रही है। आज स्पष्ट हो गया ये तथ्य, ये बात कि कांग्रेस की जो सरकार थी वो निठल्ली निकम्मी थी, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भारत की अखंडता की भी उनको चिंता नहीं थी। आज कांग्रेस शासन में पूर्व केंद्र मंत्री मनीष तिवारी जी ने स्वीकारा है, कबूल लिया है कि उनकी सरकार ने राष्ट्र सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। एक टिप्पणी हमारी ही सेना के तत्कालीन एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर जी की मैं जरूर आपके समक्ष रखूंगा। उनका वक्तव्य है कि
सर्जिकल स्ट्राइक वॉज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट एंड वी डिडंट मेक यूज ऑफ इट। ऐसा क्यों हुआ सोनिया गांधी जी? हमारी वीर सेना को, जिसका लोहा पूरे विश्व में हर कोई मानता है, यह अनुमति नहीं दी गई। कुछ ही दिन पहले बीजेपी का हमला यहीं तक नहीं थमा। बात यहां तक पहुंची कि क्या मनमोहन सरकार को सेना पर भरोसा नहीं था। बीजेपी ने तत्कालीन एयर चीफ मार्शल फली मेजर के बयान को भी याद दिलाया, जिन्होंने कहा था कि हमले के बाद वायुसेना कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन यूपीए सरकार ने ऐसा नहीं करने दिया। और भारत में क्या बदलाव आया है, यह बात भी आपके समक्ष जरूर रखूंगा। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे बड़ा बदलाव है कि पूरे देश की भावनाओं का सम्मान करते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी ने पुलवामा हमले के बाद हमारी वीर सेना को खुला हाथ दिया। उसका परिणाम आप सबके समक्ष है। बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान को घुस के ठोका। एक तरफ जहां बीजेपी हमलावर है तो वहीं कांग्रेस रक्षात्मक होना तो दूर, उसकी कोशिश करती भी नजर नहीं आ रही है। आज तक को कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि उन्होंने अब तक किताब नहीं पढ़ी है। क्योंकि किताब अब तक बाजार में नहीं आई है, लिहाजा वो इस पर कमेंट नहीं करेंगे। मैंने कहा कि किताब आने दीजिए, लीडरशिप उसके ऊपर देखेगी और जो भी सही फैसला होगा उस पर लेंगे। जी। फिलहाल कांग्रेस यही कहकर अपना पल्ला झाड़ रही है कि ये मनीष तिवारी की निजी राय है। दिल्ली में मौसमी सिंह और सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे तो मनीष तिवारी ने बीजेपी को इतना बड़ा हथियार थमा दिया कि गौरव भाटिया को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर भी वो राहुल गांधी को घेरने में जबरदस्त हमले करते रहे। जवाब में कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा। देश पर हमला हो रहा था आतंकी, तब पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, मेरे हाथ में देखिए एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, सुबह तक नाच गाना कर रहे थे। दुखद बात है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा, क्योंकि उनके पास और कुछ बचता नहीं है, तो हर चीज में राहुल गांधी जी को घसीटने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी जी उस समय की अगर हम बात भी करें तो वो सिर्फ एक सामान्य एक एमपी के रूप में अपनी ड्यूटीज निभा रहे थे। लेकिन मैं काउंटर सवाल अगर पूछना चाहूं तो पुलवामा जिस समय हो रहा था तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री कहां थे? क्या ये सच्चाई नहीं कि जिस समय पुलवामा हो रहा था उनकी इंटेलिजेंस फेल हो रही थी, उस समय वो एक प्राइवेट चैनल के लिए कुछ शूटिंग कर रहे थे? और अब बात कांग्रेस के सेल्फ गोल गैंग के सबसे होनहार खिलाड़ी यानी कि मणिशंकर अय्यर की। मणिशंकर अय्यर ने भारत को डरा हुआ खरगोश बता दिया और कहा कि 2014 के बाद वो अमेरिका का गुलाम बन गया। बीजेपी को संकट से उबारने वाले अय्यर अपने बयान से एक बार फिर उसकी मदद कर रहे हैं। उन्होंने देश को अपना बनाया, छब्बीस 11 हमले पर जहां मनीष तिवारी ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के विवादित बयानों की बमबारी जारी है। ताजा बयान में मणिशंकर अय्यर ने जहां नेहरू के विदेश नीति की तारीफ की है, तो वहीं मौजूदा सरकार में सेना पर खर्च बढ़ाने को लेकर सवाल खड़ा किया है। आप इतना खर्च कर रहे हो अपने फौजों को और शक्तिशाली बनाने का, तो ऐसे करते हुए आप दुनिया को नष्ट करने में जितना निवेश कर रहे हो उसको आप पढ़ाई में या सेहत के लिए या पोषण के लिए आप खर्च करते। एक तरफ जहां कांग्रेस नेता मनीष तिवारी 26/11 के बाद सैन्य कार्रवाई न करने पर अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मणिशंकर अय्यर शांति का पाठ पढ़ा रहे हैं। अय्यर यही नहीं रुके,
उन्होंने भारत की तुलना डरे हुए खरगोश से कर दी, तो वहीं चीन और पाकिस्तान को भारत के मुकाबले ताकतवर बता दिया। देखिए मणिशंकर का वो बयान जिस पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। डर के मारे मत रहो कि कोई न कोई आएगा और हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, और इसलिए हमें जैसे खरगोश होता है ना, गाड़ी की हेडलाइट्स में आ जाए तो जानता नहीं है कि हम इस तरफ भागे उस तरफ भागे, झिझक में रहता है और डर में रहता है। यही आज चल रहा है। हेडलाइट्स तो दो हैं, एक चीन एक पाकिस्तान, और इनको बढ़ावा देकर हम खरगोश जैसे बैठे हैं और अमेरिकनों के साथ जुड़ चुके हैं, और जो गुट निरपेक्षता की बात करते थे उस जमाने में, उसको हम भूल गए। इसी कार्यक्रम में मणिशंकर अय्यर ने अमेरिका से दोस्ती पर भी सवाल उठा दिया। यही नहीं, इसे गुलामी तक करार दे दिया। जवाब में बीजेपी ने उन्हें ही गुलाम करार दे दिया। अब पिछले 7 साल में हम देख रहे हैं कि गुट निरपेक्षता की तो बात ही नहीं होती है, कि शांति की बात ही नहीं होती है, कि अमेरिकनों के गुलाम बनकर बैठे हैं और कहते हैं कि हमें बचाओ। किससे बचाओ? वो कहते हैं कि चीन से बचो। कहें कि लेकिन चीन के सबसे करीब के दोस्त तो आप ही हो। तो वो हो, लेकिन हमारा तब भी कुछ प्रतियोग चलेगा। मणिशंकर जी बयान देते रहते हैं, फॉरेन सर्विस में रहे हैं, और वो पहले बताएं कि वो जब कांग्रेस में थे और कांग्रेस में हैं भी, तो किसकी गुलामी कर रही थी कांग्रेस। हम सिर्फ इस देश को, भारत माता को की गुलामी करते हैं, और किसी और मुल्क की गुलामी किसी भारतीय को स्वीकार नहीं। कंगना ने देश को 2014 के बाद आजाद बताया, तो मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि देश अमेरिका का गुलाम बन गया है। वहीं कुछ दिन पहले मणिशंकर अय्यर ने मुगल शासन में हुए अत्याचारों को नकार दिया था। अंग्रेजों और मुगलों के बीच अंतर बताते हुए अय्यर ने मुगलों की जमकर तारीफ की थी। 1872 में अंग्रेजों ने पहला सेंसस करवाया, और उससे पता लगा कि 666 साल राज करने के बाद मुसलमानों का तादाद भारत में तकरीबन 24% का था और हिंदुओं का 72% का था। और ये कहते हैं कि नहीं, मारपीट हुई, सब लड़कियों पर बलात्कार हुआ और इन्होंने सबको मुसलमान बना दिया। अरे मुसलमान बनते तो आंकड़े तो अलग होने चाहिए। उनके इस बयान ने हिंदू मुस्लिम को लेकर शुरू हुए उस बखेड़े को और बढ़ा दिया था, जिसे एक और नेता सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब से तूल दिया था। किताब में खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना बोको हरम जैसे आतंकी संगठन से की है। मैंने एक किताब लिखी है, मैंने अपनी बात कह दी। अगर कोई समझता है कि इस बात की वो काट कर सकता है तो वो किताब लिख दो। किताब के विरोध में नैनीताल में उनके घर में आग लगा दी गई। इसने तो साबित कर दिया है उस बात को जो मैंने कहा था। मैंने कहा था, फिर कह रहा हूं, हिंदू धर्म ये नहीं है। और जो लोग धर्म का विरोध करते हैं, धर्म का दुरुपयोग करते हैं और वो कहते हैं नहीं आप गलत कह रहे हो, हम ऐसा नहीं करते हैं, उन्होंने आज दिखा दिया कि ऐसा ही करते हैं। आज दिखा दिया तो मेरी बात तो साबित हो गई ना। इस विवाद में राहुल गांधी भी कूद चुके हैं, जब उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदुत्व को अलग अलग बताया और कहा कि हिंदू धर्म किसी पर हमला करने की बात नहीं करता, जबकि हिंदुत्व ऐसा करता है। अपने नेताओं के ऐसे बयानों से कांग्रेस एक के बाद एक विवादों में घिर रही है, जबकि कृषि कानूनों की वापसी के बाद उसके पास सरकार को घेरने का बड़ा मौका है। आज तक ब्यूरो।